Hello everyone, school students and competitive candidates. And today we will study about complex sentences. Complex sentence with a noun clause, and this is a forming process, and that is called the synthesis. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे combining two or more simple sentences की into one complex sentence. Firstly, we will talk about the definition of a complex sentence. And according to screen, you can see here definition is given of complex sentence. So we will describe it. A complex sentence must have a main clause and one or more subordinate clauses. The subordinate clauses may be a noun clause, an adjective clause or an adverb clause. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, एक मेन क्लोज और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. जैसे आप हिंदी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित या जटिल सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज. तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं ना वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. तो हम दूसरा तरीका भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं या सबऑर्डिनेट क्लोज 3 टाइप्स के होते हैं. तो वो होते हैं फर्स्ट नाउन क्लोज का, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज का जिसे आप रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, और तीसरा होता है एन एडवर्ब क्लोज. तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे नाउन क्लोज की. फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ अ नाउन क्लोज. तो यहाँ हम देखेंगे कि नाउन क्लोज बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किन वर्ड्स की आवश्यकता होती है. तो देयर आर नेसेसरी सम कंजंक्शंस. द मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज दैट, पहला दैट, अदर्स आर वेदर, इफ, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट एंड अदर ऑल्सो. तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ कंजंक्शंस यूज़ करके हम नाउन क्लोज बनाएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होगा, और अगर हम इसको प्रोसेस करते हैं जॉइनिंग प्रोसेस को तो इसे सिंथेसिस कहते हैं. तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस एंड दैट शुड बी नोन टू एवरीबॉडी. अब यहाँ हम देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ वर्ड यानी कि कंजंक्शन ऐड करना पड़ेगा और किसी वर्ड को रिप्लेस भी करना पड़ेगा. तो देखते हैं, दैट हमने यूज़ किया, दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस एंड शुड बी नोन टू एवरीबॉडी. यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया के पहले हमने दैट का यूज़ किया है, और जो मिडिल सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में दैट यूज़ किया था उसको हटाया गया, क्योंकि दैट के प्लेस पे तो दैट आ ही गया है. लेकिन दैट शुड बी नोन टू एवरीबॉडी, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है कि हर व्यक्ति को जो है ये जानना चाहिए. लेकिन यहाँ पर तो ये कहा गया कि दैट इंडिया स्टैंड्स इन फॉर पीस, कि जो इन्फॉर्मेशन इंडिया से रिलेटेड है वो है पीस, और उसको जो है हर व्यक्ति को जानना चाहिए. तो यहाँ पे दैट का यूज़ इंडिया के साथ करना यानी कि सब्जेक्ट के साथ करना, इसलिए ये क्या हो गया, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन गया. यानी दैट क्या हो गया, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन गया, यानी सेंटेंस के का सब्जेक्ट बन गया दैट इंडिया के साथ मिलकर के. दूसरा है ही सेड समथिंग इट इज़ ट्रू. यहाँ हम देखेंगे कि व्हाट का यूज़ किया गया, ही सेड समथिंग इट इज़ ट्रू. अब यहाँ देखेंगे कि इट को रिड्यूस करना होगा, जो प्रोनाउन है वो रिड्यूस हो रहा है. तो व्हाट ही सेड, ठीक है, जो उसने कहा. अब जो व्हाट लगाओगे तो फिर समथिंग हटेगा. जो उसने कहा, तो जो उसने कहा कुछ ऐसे तो नहीं आएगा, तो समथिंग हटाना पड़ेगा, वो व्हाट लगा दिया. अब सेकंड सेंटेंस में इट रिड्यूस कर दिया, क्योंकि आप ज्वाइन कर रहे हो तो बार बार सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, प्रोनाउन तो नहीं आएगा, इसलिए आपका होगा इज ट्रू. और ये भी क्या होगा, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि व्हाट का यूज़ भी आपने सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के साथ ही किया है. थर्ड सेंटेंस आप देखते हैं, ही हैड फेल्ड, आई टोल्ड हिम दैट, वह फेल हो गया, मैंने उसको यह बात बताई. अब ये दैट आ रहा है, मैंने उसको यह बात बताई. ये दैट किससे रिलेटेड है, फेल होने से रिलेटेड है. लेकिन हम यहाँ जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस को यूज़ करेंगे एट द फर्स्ट प्लेस. तो आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसको बताया कि ही हैड फेल्ड, कि वह फेल हो गया.
तो यहाँ दैट का यूज़ कहाँ किया गया? दैट का यूज़ किया गया वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके जस्ट बाद, तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो ये द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसलिए हमने क्या कहा? द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और यहाँ था द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलिए, वर्ब का सब्जेक्ट बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ बोलेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कह दिया। द प्रपोज्ड टू डू सो, आई वॉज सरप्राइज एट दैट, यहाँ सेंटेंस को आप देखेंगे, आई वॉज सरप्राइज एट दैट, यहाँ दैट आ रहा है। तो मैं सरप्राइज किस बात पे हूँ? कि उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रपोज किया। तो ये सेंटेंस पहले आप ले लें, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दे प्रपोज्ड टू डू सो। अब यहाँ हमें अगर दैट हटा रहे हैं तो मतलब कुछ ऐड भी करना होगा, और ये जो ऐड करने वाली जो वर्ड्स हैं इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वर्ड आपको ब्रैकेट में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के आगे मिलेंगे, और उसे ऐड करना है, और क्या हटाना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो उससे रिलेट वर्ड होगा, कंजंक्शन से रिलेट, जो ब्रैकेट वाले कंजंक्शन रिलेट होगा उसको हटा दीजिए। आई वॉज सरप्राइज्ड एट वॉट दे प्रपोज्ड टू डू सो। अब यहाँ देखेंगे कि मैं सरप्राइज था इस बात पर जो उन्होंने प्रपोज किया करने के लिए, यानी जो उन्होंने करने के लिए प्रपोज किया उस बात पर मैं सरप्राइज था। तो सेंटेंस क्या मीनिंगफुल बनना चाहिए, और यहाँ ये होगा। अब ये प्रपोजिशन के जस्ट बाद है, आप यहाँ देखेंगे वर्ब है, ये प्रपोजिशन है एट, एट के बाद में आप व्हाट यूज किया, तो ये क्या हो गया? द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन एट। तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, और वो एट है, तो एट खुद एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट प्रपोजिशन है, लेकिन प्रपोजिशन के साथ में आपने व्हाट लगा लिया, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगा, किसका? प्रपोजिशन का। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब के बाद ही रहता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर कैन वी गेट द इंफॉर्मेशन, दैट इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव वाला है, दूसरा है दिस इज द क्वेश्चन, और ये रीजन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है कि हमारा प्रश्न है कि हम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसको हम नाउन क्लोज में चेंज करेंगे, क्योंकि नाउन क्लोज में हमें क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही नहीं होता, हम तो क्लोज बना रहे, क्वेश्चन की बात ही नहीं। तो इसलिए हम करेंगे द क्वेश्चन इज, क्योंकि नाउन हम पहले लेंगे, द क्वेश्चन इज, तो यहाँ से उठाएंगे द क्वेश्चन इज। अब जो दे रखा है ऑलरेडी पहले से ही, ये WH वर्ड तो पहले ही दे रखा है, जो हमें पता था कि यहाँ पर हमको यूज़ करवा रहा है, तो ये तो ऑलरेडी पहले दे दिया, इसको एज इट इज़ रख लीजिए। जैसे आपने नरेशन में पढ़ा है कि नरेशन में WH वर्ड्स को हटाए नहीं जाते, वो वापस एज इट इज़ पुट हो जाते हैं, वहाँ पे कोई अलग से कनेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वही है, तो वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। और जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन की जगह, इंटरोगेटिव की जगह एफर्मेटिव बना देंगे, तो वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन, तो हो जाएगा वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन। तो जब आपने उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ले लिया तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा? अगर आप यहाँ पे वेयर के साथ में कैन पहले और वी बाद में लगाते हैं तो फिर से क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नाउन क्लोज को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। और अब ये सेंटेंस होता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज, यानी कि यह कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हो गया वेयर, किसका कॉम्प्लीमेंट बना? इज का। इज क्या है? वर्ब। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर, उसके बाद अगर आप ये कोई कंजंक्शन वर्ड्स लगाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो ये जो वेयर है ना वो इज का कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा किया नाउन क्लोज। नाउन क्लोज है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वंस अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जिसका एक सेकंड टाइप आ रहा है। जैसा कि हमने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लोज होते हैं। सेकंड यहाँ पे आता है एडजेक्टिव क्लोज। अब एडजेक्टिव क्लोज भी किसका रूप है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही है। अब इसको बनाएंगे कैसे एडजेक्टिव क्लोज को? ये बनेगा यहाँ पर कनेक्टेड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट हो करके। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं हु, विच, दैट। इसके अलावा हु का फॉर्म्स होता है पॉसेसिव केस में हुज, होम। विच का होता है ऑफ विच और विच। दैट का जो फॉर्म होता है वो दैट ही रहेगा,
दैट तो दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे, यानी पर्सन के लिए भी दैट यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी दैट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द बॉयज़ वॉज कॉट, ही हैड स्टोलन द वॉच। यहाँ हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, तो पर्सनल प्रोनाउन ही है। ही किसके लिए यूज़ किया, ही इज़ यूज्ड फॉर द बॉय, तो बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, हु का यूज़ करेंगे। अब ये हु जो वर्ड है ना, ये आपको क्वेश्चन के आगे ही ब्रैकेट में गिवन किया जाएगा ताकि आप इसकी हेल्प लेकर के और एक नया सेंटेंस डेवलप कर सकें। द बॉय हु, तो द बॉय के बाद में हु आया, आफ्टर देन सेकंड सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट हैड स्टोलन द वॉच, फिर उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट वॉज कॉट। सेकंड है द मैन अराइव्ड ऑन फ्राइडे, हीज नेम इज शंकर। यहाँ देखिए हीज, सेकंड सेंटेंस में क्या चेक करना है आपको, पर्सनल प्रोनाउन चेक करने हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन का पॉजिटिव केस आ रहा है हीज, तो हीज मतलब उसका, हुज, तो हुज आएगा यहाँ पे। और ये किसके बारे में, द मैन के बारे में या फ्राइडे के बारे में, द मैन के बारे में ना, हीज तो मैन के लिए आएगा, फ्राइडे के लिए तो नहीं, तो इसलिए द मैन के आगे हुज लगाना है। द मैन हुज नेम इज शंकर अराइव्ड ऑन फ्राइडे, तो ये द मैन आया, द मैन के बाद में हुज आया, हुज के प्लेस पे हिज के प्लेस पे हुज आया, तो हीज रिड्यूस होगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट नेम इज शंकर एंड देन अराइव्ड ऑन फ्राइडे। थर्ड देखिए दिस इज अ फाइन अपॉर्चुनिटी, इट शुड नॉट बी लॉस्ट। अब यहाँ देखेंगे इट का यूज, इट प्रोनाउन है, किसके लिए यूज किया गया, अपॉर्चुनिटी के लिए ना, ये दिस के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आफ्टर देन अपॉर्चुनिटी के बाद ही वर्ड यूज करेंगे और इट को रिड्यूस करेंगे। तो देखिए आप, दिस इज अ फाइन अपॉर्चुनिटी विच एंड शुड नॉट बी लॉस्ट, इट रिड्यूस हो गया तो बचा क्या, शुड नॉट बी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी के बाद क्या आया, विच। अब विच ही क्यों आया, क्योंकि विच जो है वो अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी एंटीसीडेंट नाउन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नाउन है, यानी कि पूर्ववर्ती संज्ञा है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, नाउन ही तो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद देखिए दिस इज एन ओल्ड फोर्ट, इट वॉज बिल्ड बाय अकबर, यहाँ पे इट गिवन किया हुआ है। अब इट किसके लिए आया होगा, दिस के लिए या फोर्ट के लिए, फोर्ट के लिए ना, तो डेफिनेटली फोर्ट के बाद ही लगाना है। दिस इज एन ओल्ड फोर्ट दैट वॉज बिल्ड बाय अकबर, तो इट हटा दे, दैट लगा दे। अब दैट का यूज़ क्या है, सबके लिए, दैट है, विच है, ये दोनों जो है ना, दैट तो सभी के लिए, पर्सन के साथ भी लगा सकते हो, एनिमल्स के साथ भी लगा सकते हो, बिल्डिंग के साथ भी लगा सकते हो, प्लेस के साथ भी लगा सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगा सकते हो, बर्ड्स के साथ भी लगा सकते हो। लेकिन विच का यूज़ जो है सिर्फ पर्सन को छोड़ के सबके साथ कर सकते हो, ठीक है। हु का यूज़ जो है, हु और हुम का यूज़ वो सिर्फ पर्सन के साथ होगा, ठीक है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस है। अब यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट वाला, दिस इज अ डॉग, इट बाइट माई ब्रदर या बिट माई ब्रदर। यहाँ इट फिर आया, अब इट किसके लिए होगा, डॉग के लिए ना, दिस के लिए थोड़ी ना। तो दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग विच बिट माई ब्रदर, इट को हटा दिए, विच लगा दिए, बिट माई ब्रदर। सो ये हो गया डॉग के साथ, ठीक है। नॉल ये क्या है, ये एक एनिमल है, इसलिए विच, दैट भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें विच का भी यूज़ सिखा रहा है, दैट का भी यूज़ सिखा रहा है, दोनों का सिखा रहा है। द चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे, इट अराइव्ड एट 7 AM। यहाँ पे इट किसके लिए, चेतक एक्सप्रेस के लिए, टुडे के लिए थोड़ी ना। तो डेफिनेटली द चेतक एक्सप्रेस, अब चेतक एक्सप्रेस भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, इसके साथ दैट लगा लो या विच लगा लो, तो विच लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विच का एग्जाम्पल दे रहे हैं, द चेतक एक्सप्रेस विच अराइव्स एट 7 AM इज लेट टुडे। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है ना वो पहले आता है, और जो फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है वो बाद में आता है, इज लेट टुडे। थोड़ा सा डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे द चेतक एक्सप्रेस के बाद कॉमा, अच्छा इसके बाद कॉमा नहीं है, बल्कि आप रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा लगा रहे हो, यानी कंजंक्शंस के पहले कॉमा लगा रहे हो, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कंजंक्शन से पहले आपको कॉमा मिले या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा मिल जाए, तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, ये डिफाइनिंग है, ये डिफाइन किया गया है, नॉन डिफाइनिंग नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे चेतक एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं अपन, तो इस नाम से कोई ट्रेन होती होगी, तो ये डिफाइन कर दिया गया कि कौन सी ट्रेन, द चेतक एक्सप्रेस। अब कहीं कॉमा नहीं लगाया गया, ठीक है,
तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं, दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हियर, कि ये वह स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ा था, जहाँ मुझे पढ़ाया गया था। दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट। इसका आंसर क्या होगा? दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट। अब यहाँ देखेंगे आप, दिस इज द स्कूल, स्कूल क्या है भाई? स्कूल एक प्लेस है ना, कहीं जाने का, कहीं पर अध्ययन करने का। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में देगा वेयर, तो आपको जोड़ना है। दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट। अब यहाँ पे हियर हटा दिया, हियर हटा दिया क्यों? क्योंकि उसकी जगह तो वेयर ले लिया। तो दो वर्ड एक जैसे आपस में नहीं ले सकते। ये भी तो प्लेस को ही डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, तो उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? रिलेटिव प्रोनाउन कर लिया ना। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम। कनेक्टेड बाय द रिलेटिव एडवर्ब्स वेयर, व्हेन, व्हाई। अब आते हैं तीन वर्ड ऐसे जिसको आप कहते हो रिलेटिव एडवर्ब, और ये बना रहा है क्या आपका? एडजेक्टिव क्लोज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए, दिस इज द हाउस द थेफ्ट वॉज द कमिटेड हियर। यह घर है जहाँ पे चोरी हुई। तो अब क्या करें? दिस इज द हाउस, यहाँ हाउस के आगे क्या होगा? वेयर होगा, क्योंकि ये भी तो एक प्लेस ही है, तो प्लेस को शो करने के लिए वेयर लगाते हैं। द थेफ्ट वॉज कमिटेड। अब हियर नहीं आएगा, ठीक है, हेयर नहीं आएगा, सॉरी, बिकॉज क्योंकि वेयर आ गया। माई सिस्टर डाइड एट द टाइम आई वॉज ओनली 8। तो यहाँ पे देखेंगे सिस्टर की डेथ हुई किस टाइम पर? तो देखिए, माई सिस्टर डाइड एट दैट टाइम आई वॉज ओनली 8। तो यहाँ पे कौन सा टाइम है? टाइम है 8 साल होने का, 8 साल की उम्र होने का। तो ये एक टाइम दिखाया गया। माई सिस्टर डाइड, तो ये सेंटेंस खत्म हो गया डाइड पे, तो डाइड तो वर्ब है, टाइम तो नहीं है ना। एट दैट टाइम आई वॉज ओनली 8, तो कहने का मतलब है आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो? अरे जब मैं 8 साल की थी तब हुई। तो आप क्या लिखोगे? एट दैट टाइम व्हेन माई सिस्टर डाइड आई वॉज ओनली 8। ठीक है, नेक्स्ट है, यू रिफ्यूज्ड टू सिंग, कैन यू टेल मी द रीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि आपने गाना गाने से मना किया, क्या आप इसका मुझे रीजन बता सकते हैं? तो यहाँ पर रीजन पूछ रहा है तो वाई आएगा। कैन यू टेल मी द रीजन वाई, तो वाई से आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे। यू रिफ्यूज्ड टू सिंग, क्लियर है? अब इसमें क्या है, आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब रीज़न वाली बात है तो सेंटेंस पहले लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि क्या आप मुझे अपना रीज़न बता सकते हैं कि आपने गाने से मना क्यों किया, रिजेक्ट क्यों किया? तो इस तरह से दूसरा टाइप भी क्लियर होता है, जिसको आप एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज कहते हैं। अब तीसरी बात आती है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिलेटेड, जो तीसरा टाइप होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का, वो होता है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज भी जो होते हैं ना वो 9 टाइप से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ कुछ सेलेक्टेड आपको दिए गए हैं जिनके बारे में आप फोकस कर सकते हैं, देखते हैं। फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एन एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज के साथ में आप क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं सिंथेसिस करके। और ये सिंथेसिस किससे होगा? कनेक्टेड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आप कनेक्ट करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ, जिसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड्स यहाँ दिए हैं और भी होते हैं। व्हेन, एज, सिंस, टिल, वेयर, इफ, दो, अनलेस, दैट, लास्ट, वेदर, वेयर, एटसेट्रा, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, इफ, एज इफ, इस तरीके से और भी होते हैं। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंटली दिए हैं आप इनको देखें, इनसे आप पहचान जाएंगे कि जो वर्ड ब्रैकेट में दिया जाएगा उसको कहाँ पे ऐड करना है। तो आइए बात करते हैं हम इसकी। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, फर्स्ट है आई वेंट देयर, द डोर वॉज लॉक्ड। अब देखिए, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, द डोर वॉज लॉक्ड, मैं वहाँ गया, दरवाज़ा बंद था। तो इसमें क्या आएगा? मतलब किस टाइम बंद था? तो टाइम की बात कर रहा है ना, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम वाला कोई वर्ड यहाँ पे लगाना है, कंजंक्शंस लगाना है, तो वो ब्रैकेट में आपको मिलेगा, ऐसा कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे वैन यूज़ किया गया, तो वैन आई वेंट देयर, जब वह वहाँ गया, द डोर वॉज क्लोज्ड, ठीक है, तो डोर क्या था? बंद था। दूसरा देखें, देयर वॉज अ लिटिल रेन दिस ईयर, द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप। अब देखिए, वहाँ पे बहुत कम बारिश हुई थी इस साल, इसलिए फसल क्या हो गई?
सूख गई। तो फसल क्यों सूखी? बारिश के कम होने से। तो इसका मतलब रीज़न है ये। तो रीज़न क्या देंगे आप? क्योंकि एज देयर वॉज अ लिटिल रेन दिस ईयर द क्रॉप्स हैव डाइड, क्योंकि इस साल बारिश कम थी इसलिए फसल खराब हो गई या सूख गई। तो एज क्योंकि, बिकॉज, रीज़न दिखा रहा है फसल क्यों खराब हुई। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हीज रिग्रेट वी विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट। अब देखिए उसने कहा ही हैज़ एक्सप्रेस, उसने अपना दुख व्यक्त कर दिया और हम जो हैं इसके बारे में सब भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि सिंस ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हीज रिग्रेट, कि जब उसने अपना दुख व्यक्त किया तो हम इसके बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। ओके, तो क्यों भूल जाएंगे? वी विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, हम इसके बारे में सब कुछ भूल जाएंगे क्योंकि उसने अपना दुख व्यक्त कर दिया था, खेद जताया, पश्चाताप कर दिया। यू फिनिश ड्रेसिंग, आई शैल वेट हियर, तुम ड्रेसिंग फिनिश करते हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा यहाँ पे। तो कब तक करूँगा? तो कब तक के लिए टिल या अनटिल आता है। तो आई शैल वेट हियर अनटिल यू फिनिश ड्रेसिंग। तो ये सिर्फ आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा कंजंक्शन आएगा, और कंजंक्शंस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम टेंशन। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में आपको कंजंक्शन दिए जाएंगे। देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल देयर, ग्रैप्स विल नॉट ग्रो एट सच अ प्लेस। अब देखिए कि वहाँ पर बहुत भारी वर्षा हुई, यानी कि बहुत बाढ़ जैसी बारिश हो गई, और इसलिए ग्रैप्स जो थे विल नॉट ग्रो एट सच अ प्लेस, इसलिए यहाँ पे ग्रैप्स जो होंगे ऐसे प्लेस पे नहीं उगेंगे। तो कहाँ पर नहीं उगेंगे? ग्रैप्स कहाँ नहीं उगेंगे? तो आप बोलोगे ग्रैप्स विल नॉट ग्रो वेयर देयर इज अ हैवी रेनफॉल। अब यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कई वर्ड्स यहाँ पे हटा दिए गए। ग्रैप्स विल नॉट ग्रो एट सच अ प्लेस, तो एट सच अ प्लेस को यहाँ से रिड्यूस किया। ग्रैप्स विल नॉट ग्रो, ग्रैप्स नहीं उगेंगे जहाँ देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे भारी बारिश है या बाढ़ जैसी बारिश है, टेरेंशियल रेन है। तो यहाँ पे इसमें से भी आपको हटाया देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल देयर। अब ये बार बार क्यों आएगा? क्योंकि देयर के प्लेस पे तो वेयर आ गया ना, तो इसलिए कुछ वर्ड्स रिड्यूस होंगे। इट मे रेन देन द मैच विल बी कैंसल्ड। अब देखिए ये बारिश हो सकती है, तब मैच क्या हो जाएगा? वो कैंसिल किया जा सकता है। अब देखो शर्त है यहाँ पे, एक तरीके से कंडीशन हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, या इसको कहें कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? इट मे रेन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इट रेन्स, इफ रेन्स, यदि बारिश होती है, द मैच विल बी कैंसल्ड। तो जो कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है या कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर इफ लगा करके आपने सेंटेंस को बनाया, इफ कंजंक्शन यूज़ किया, इफ इट रेन्स, तो यहाँ से हटा दिया मे को, मॉडल को, क्योंकि ये कहता है इफ वाले क्लोज के साथ में चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो आपने लगा दिया इफ इट रेन्स। दूसरा है देन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉमा लगता है, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे कंजंक्शन ऐड हो गया, तो फिर देन नहीं। द मैच विल बी कैंसल्ड। नेक्स्ट है ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट। अब देखिए दोनों है, ही इज़ पुअर वो गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट और वो ईमानदार भी है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। पुअर आदमी ईमानदार हो, क्योंकि गरीब आदमी को तो पैसे की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, बेसिक नीड्स की आवश्यकता है, इसलिए वो शायद हो सकता है चोरी भी कर सकता है, लेकिन ये तो एक्सेप्शंस हुआ। तो जब एक्सेप्शंस वाली बातें होती हैं, कॉन्ट्रास्ट बातें होती हैं, तो वहाँ पर हमारे पास में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शंस, उसमें होते हैं दो, ऑल्दो, येट, ठीक है। तो यहाँ पे दो, ही इज़ अ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यहाँ कॉमा, ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पे कॉमा लगा करके इसको यूज़ किया गया है, यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार, यद्यपि गरीब है फिर भी ईमानदार, समझ गए। यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू वॉन्ट पास, फिर से वही आएगा, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसको इफ से जोड़े तो थोड़े पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट बदलने पड़ेंगे। इसको आप अनलेस से जोड़ दें, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ मना कर रहा है यहाँ पे। तो जब नेगेटिव है तो इसको इफ से नहीं बल्कि
अनलेस से जोड़ दें, क्योंकि इस नेगेटिव के बारे में पूर्ति यही करने वाला है। क्या कहा? यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा। अब देखो ये अदरवाइज वर्ड जो है, ये अदरवाइज वर्ड तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है, तो इस सेंटेंस को आप क्या कहोगे? इस सेंटेंस को आप कहोगे कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहोगे? कंपाउंड। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है यहाँ पे, और कंपाउंड सेंटेंस का क्यों है? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस का आपने कंजंक्शन यहाँ पे यूज किया हुआ है, वो है अदरवाइज। तो अदरवाइज को हटाएंगे और इसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, और वो बनेगा यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस से। यहाँ दिख रहा है ना आपको? तो देखो लिखेंगे आप, यू वॉन्ट पास, आप पास नहीं होंगे। अब यहाँ देखें, आप पास नहीं होंगे, एक तरफ तो कह रहा है कि आपको जो है हार्ड वर्क करना चाहिए, नहीं तो तुम पास नहीं होगे, लेकिन हम अदरवाइज हटाना चाहते हैं। हटाएंगे तो क्या लिख रहा है? यू वांट पास, आप पास नहीं होगे। अब क्या इसमें लगाए? इफ़ यू मस्ट वर्क हार्ड, यदि तुम यहाँ पे कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास नहीं होगे। तो इफ़ के साथ तो ये सेट ही नहीं हुआ, तो इसलिए हमें इफ़ की प्लेस पे लगाना पड़ेगा अनलेस, क्योंकि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है। तो आप पास नहीं होगे बिना हार्ड वर्क किए, तो अनलेस का मीन नेगेटिव होगा, बिना हार्ड वर्क किए, तो अनलेस यूज़ किया जाएगा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में इंक्लूड है। शी स्टार्व्ड हरसेल्फ एंड शी वांटेड हर चिल्ड्रन टू बी फेड, वो अपने आप को भूखा मार लेती है, भूखी रहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को टू बी फेड, भोजन देना चाहती थी। तो यहाँ क्या होगा? शी स्टार्व्ड हरसेल्फ। तो देखिए यहाँ पे इसके भूखे रहने का पर्पज़ क्या है, क्यों भूखा रह रही है? तो पर्पज़ है अपने बच्चों को भोजन खिलाना। तो पर्पज़ के लिए क्या आता है? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दैट, तो दैट आया। शी स्टार्व्ड हरसेल्फ दैट हर चिल्ड्रन माइट बी फेड, ताकि उसके बच्चे खा सकें। ठीक है। अमोल टिपटॉयड इनटू द रूम, ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास। अमोल देखिए क्लास में टिपटॉयड आया, यानी चुपचाप दबे पांव आया। तो अब देखिए क्यों दबे पांव आया, क्या नहीं करना चाहता था? ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर जो है प्रोहिबिशन दिखा रहा है, नहीं करना चाहता था। तो फिर यहाँ पे लेस्ट का यूज़ किया गया। अब लेस्ट में क्या करना पड़ता है? हमें शुड यूज़ करना होता है। तो देखिए अमोल टिपटॉयड इनटू द रूम, लेस्ट। अमोल जो है वो रूम में टिपटॉयड आया, दबे पांव आया, लेस्ट, ताकि। अब ये पर्पज़ है कि नहीं है? पर्पज़ को दिखा रहा है ना। क्या पर्पज़ है टिपटॉयड आने का? ताकि ही शुड डिस्टर्ब द क्लास, ताकि वह क्लास को डिस्टर्ब ना करे, या उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ही मे हैव गॉन, आई डोंट नो। अब यहाँ देखिए, ही मे हैव गॉन, वह जा सकता था, वह गया यानी वह चला गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही हैज़ गॉन, कि वह चला गया। ठीक है। तो ये जो मी वाला पार्ट है, इसको आपने चेंज कर लिया वेदर में। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि, तो वेदर पार्ट है ना, ये भी कंडीशनल, ये भी एक रीज़न दे रहा है, रीज़न कि वह चला गया। तो ही हैज़ गॉन, तो ही के साथ हैज़ होगा, वर्ब की फॉर्म थर्ड ही होगी, वेदर लगा दिया। अब ही के साथ में मे लगाया था, मॉडल, मॉडल के बाद हैव लगाया था। तो क्योंकि रीज़न है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो वर्ब की जो मेन बेस फॉर्म है वो हैव है, इसका जो दूसरा फॉर्म है वो हैज़ है, जिसको प्रेजेंट में कहते हैं। तो ही हैज़ गॉन आएगा। सुरेश हैड सेवरल एनिमीज, ऑन द अदर हैंड्स हीज ब्रदर वॉज द एक्सट्रीमली पॉपुलर। अब देखिए दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों अपोजिट है कि सुरेश के जो है वो बहुत से दुश्मन हैं, शत्रु थे, लेकिन दूसरी तरफ बात करें, हीज ब्रदर वॉज द एक्सट्रीमली पॉपुलर, उसका ब्रदर जो था बहुत ही पॉपुलर था। कैसे? तो क्या लिखोगे आप? ये
पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, यानी पहले वाले के दुश्मन बहुत हैं सुरेश के, और दूसरे उसके ब्रदर के जो है वो बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत सारे नाम, बहुत सारे एनिमीज़ की जगह फ्रेंड्स होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, वेयर अस सुरेश हैड सेवरल एनिमीज, हीज ब्रदर वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर। यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस बन रहा है, दोनों एक सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन कॉन्ट्ररी है, क्योंकि उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, जबकि सुरेश के बहुत सारे दुश्मन हैं। तो यहाँ होगा जबकि, वेयरस का मीन होगा जबकि। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के यूज़ करके, और यहाँ एक एडवर्ब क्लोज बना, और एडवर्ब क्लोज ने बनाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रोसेस कहलाती है सिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से सिंथेसिस टॉपिक हुआ क्लास 12th का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ यहाँ पे क्लास 10th का, और जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था वो था क्लास 9th का, और जो कंबाइंड टॉपिक्स है ये होता है यहाँ पे कंपटीशन कैंडिडेट का, यानी जो कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट है, जो सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए टॉपिक है। तो ये कंबाइनिंग सभी के लिए है। अच्छा, यहाँ एक बात और करते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो इतने ही नहीं है, बल्कि हम उनको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे करके 7-9 हैं, जहाँ पे हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम से एक अलग से आपको वीडियो बना के दिया है, और वो इसी का पार्ट है। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही हैं जिससे आपके कंडीशनल सेंटेंस बन रहे हैं। सब आप समझ पाए होंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं। वो 3 टाइप हैं यहाँ पर, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है। So thank you and best of luck for your examination.